तो सबसे पहला जो नोट पॉइंट हम लोग लिखेंगे वो ये कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फ्लूइड मान लीजिए परफेक्टली इनकंप्रेसिबल हम ट्रीट कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो उसके लिए बीटा की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? 0। ठीक है, तो हम कहेंगे पहला पॉइंट कि फॉर परफेक्टली इनकंप्रेसिबल फ्लूइड the value of compressibility is always 0, that is बीटा इज इक्वल टू 0 किसके लिए? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। ठीक है, क्लियर है पहला पॉइंट कि अगर कोई भी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, हम परफेक्टली इनकंप्रेसिबल फ्लूइड अगर हम मान के चल रहे हैं तो मेरा उसका बीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो नेचर में प्रैक्टिकली कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं है जो परफेक्टली इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। क्लियर है? यानी कि नेचर में जितने फ्लूइड है ना वो सब कंप्रेसिबल है, लेकिन कुछ फ्लूइड है जिनको हम मान के चलते हैं, ट्रीट कर लेते हैं कि मान लो कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि देखो अगर फ्लूइड मेरा इनकंप्रेसिबल होगा तो उसमें डेंसिटी का चेंज क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैंने एक फ्लूइड लिया और उस पर बहुत प्रेशर अप्लाई किया और प्रेशर अप्लाई करने के बाद मेरा डेंसिटी में चेंज आया 0.1%। अब ये बताइए 0.1% 5% के चेंज के तुलना में कितना है? बहुत कम है। तो देखो साइंस का रूल ये कहता है कि अगर किसी चीज का तुम चेंज निकालो और वो चेंज उसके 5% चेंज की तुलना में बहुत कम है तो हम लोग क्या कर देते हैं? उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। दैट्स वाई, यही रीजन है। कई बार ऐसा होता है आप इंटरव्यू में पहुंचोगे और टीचर पूछेगा आपसे, सामने जो बैठा है इंटरव्यूअर, वो पूछेगा अच्छा ये बताइए कि लिक्विड कैसे फ्लूइड है, इनकंप्रेसिबल कि कंप्रेसिबल? आपने कहा कि सर जनरली लिक्विड को हम लोग इनकंप्रेसिबल ट्रीट करके चलते हैं। तो वो कहेगा इनकंप्रेसिबल क्यों ट्रीट कर लेते हैं, जबकि नेचर में कोई भी फ्लूइड तो इनकंप्रेसिबल होता नहीं 100%। तब आप जवाब देंगे कि सर लिक्विड या वाटर के केस में, मान लीजिए वाटर बोल दे, तो वाटर के केस में सर अगर हम बहुत ह्यूज प्रेशर अप्लाई, इसको हम आपको देखिएगा अभी थोड़ी देर आगे जब पढ़ाएंगे तो हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे कि देखो क्या हो रहा है। ठीक है, तो लिक्विड के केस में आप बताइएगा कि वाटर के केस ले लेते हैं सर, सपोज दैट उस पर मान लीजिए हम 10 बार प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। 10 बार प्रेशर बहुत होता है, 10 बार प्रेशर अप्लाई करते हैं सर, तो उसमें लगभग डेंसिटी का जो चेंज आता है ना वो आता है 0.05%। और सर ये 0.05% चेंज 5% चेंज की कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और मान लेते हैं कि मेरा वाटर कैसा फ्लूइड है? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। तो इसीलिए अगला पॉइंट याद रखिएगा कि इन जनरल लिक्विड्स आर ट्रीटेड एज, देखो ये माना गया इसे ट्रीटेड एज या कंसीडर्ड एज लिख रहे हैं। ठीक है, ट्रीटेड एज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, जनरली लिक्विड को हम लोग इनकंप्रेसिबल फ्लूइड ट्रीट करते हैं, मान लेते हैं। इसी वजह से लिक्विड के केस में बीटा की वैल्यू जनरली हम लोग कितना ले लेते हैं? 0। ठीक है, जबकि अगर गैस की बात किया जाए तो जनरली गैसेस आर कंप्रेसिबल फ्लूइड, उसको माना नहीं गया है, ये होता ही है। जनरली गैसेस आर कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो जनरली गैसेस आर कैसे फ्लूइड है? कंप्रेसिबल फ्लूइड है। क्लियर है? और इसी वजह से गैसेस के केस में बीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है? मोर देन 0 होती है। दैट इज कि आप कह सकते हो कि बीटा गैस इज जनरली ग्रेटर देन 0। ये हमेशा 0 से क्या मिलेगा? आपको ज्यादा ही मिलता है। ठीक है, अब इसी में
मान लीजिए सपोज दैट हम आपसे कहें कि देखिए दो फ्लूइड है मेरे पास, सपोज दैट एक फ्लूइड है जिसका नाम है ए और एक फ्लूइड है जिसका नाम है बी, और ए फ्लूइड के बीटा का वैल्यू बी फ्लूइड से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, दोनों है कंप्रेसिबल, लेकिन ए की वैल्यू ज्यादा है, बी की वैल्यू कम है, इसलिए आप ये कह सकते हो कि बीटा ए ज्यादा होने के कारण फ्लूइड ए इज मोर कंप्रेसिबल देन फ्लूइड बी। या फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि फ्लूइड ए इज लेस इनकंप्रेसिबल देन फ्लूइड बी। दोनों लैंग्वेज में बोलना आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप क्या कहोगे कि सपोज दैट मान लीजिए मैंने कहा देखिए ये बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू हमने दिखाया कि ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है और इधर हमने दिखाया कि ये जीरो की तरफ जा रही है, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू कहां से कहां रेंज करेगी, जीरो से प्लस इंफिनिटी तक। अगर बीटा की वैल्यू अब बढ़ाते चले जा रहे हैं, दैट इज कि बीटा की वैल्यू और पॉजिटिव होती चली जा रही है, इसका मतलब कि फ्लूइड और ज्यादा क्या होता चला जा रहा है, कंप्रेसिबल होता जा रहा है, और इसको दूसरे शब्द में बोले तो वो लेस इनकंप्रेसिबल होता चला जा रहा है। दैट इज कि फ्लूइड जो होगा वो मोर कंप्रेसिबल होता चला जा रहा है, मोर कंप्रेसिबल होता जा रहा है। या फिर आप ये कहिए कि आपका फ्लूइड क्या होता चला जा रहा है, लेस इनकंप्रेसिबल होता चला जा रहा है। और इसी का उल्टा, अगर मान लो बीटा की वैल्यू जीरो के करीब जा रही, मतलब आप बीटा की वैल्यू कम करते चले जा रहे हैं, बीटा घटता चला जा रहा है, जैसे जैसे बीटा घटेगा फ्लूइड जो है वो इनकंप्रेसिबल होता चला जाएगा, ठीक है, और उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी घटती चली जाएगी। दैट इज कि आप कह सकते हैं कि फ्लूइड जो है वो मोर इनकंप्रेसिबल होता चला जाएगा, दैट इज कि वो इनकंप्रेसिबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। या फिर आप कहिए कि वो लेस कंप्रेसिबल होता चला जा रहा है, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू को देख करके हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि मेरा फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल है या इनकंप्रेसिबल है, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखो यहीं पर हमने क्या लिखा है कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए बीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो है। अब बीटा की वैल्यू जीरो होने का क्या मतलब है, न्यूमरेटर का जीरो हो जाना, क्योंकि देखो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि सर बीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई वी इंटू डीपी, या फिर डी रो बाई रो इंटू डीपी, ठीक है। और आपने कहा कि सर बीटा की वैल्यू क्या हो रही है ना, बीटा की वैल्यू जीरो हो जा रही है। आपने कहा कि सर बीटा इनकंप्रेसिबल के केस में हम लोग मान के चल रहे हैं जीरो। अब ये जीरो कब होगा, जब आपका न्यूमरेटर जीरो होगा, क्योंकि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर जो है इनका रेशियो मिल रहा है ना आपको बेटा, न्यूमरेटर जीरो करेंगे तभी तो ये जीरो मिलेगा। अब ये जीरो होने का मतलब क्या है, इसके जीरो होने का मतलब ये हुआ कि डीवी का वैल्यू जीरो आ रहा है और डी रो का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो, ठीक है। तो आपको डी वी का वैल्यू जीरो करने का मतलब ये है कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, मतलब वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट। और डी रो को जीरो होने का मतलब क्या है, डेंसिटी का चेंज जीरो आ रहा है, मतलब डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो याद रखिएगा, और ये चीज हम आगे जब पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ फ्लो या टाइप्स ऑफ फ्लूइड, तो उसमें हमको बताएंगे कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का एक ही मोटिव समझ में आना चाहिए, और वो ये है कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। कुछ भी बदलेगा लेकिन उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, और नहीं होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि मेरा फ्लूइड कैसा है, वो इनकंप्रेसिबल है। क्लियर है, चलिए देखिए। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के कंडीशन में ये तो आप बोल ही सकते हो, ये भी कह सकते हो कि डेंसिटी कांस्टेंट होगी एंड वॉल्यूम भी क्या रहेगी, उसकी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है, चलिए अब हम लोग इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हम लोगों को ये चीज पता चली, और इसमें देखिए एक एक्सेप्शन और है, लेकिन उसको हम अलग से आपको स्पेशली बताएंगे, ठीक है। इसलिए स्पेशली बताएंगे क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। अभी हमने क्या कहा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि गैसेस कैसे फ्लूइड आप कंसीडर करोगे, या कैसे फ्लूइड होते हैं जनरली। तो आप कहोगे कि सर गैसेस आर जनरली कंप्रेसिबल फ्लूइड, उससे वो कहेगा बिल्कुल अच्छी बात है। फिर वो कहेगा अच्छा ये बताइए, एक ऐसा कंडीशन बताइए जिस कंडीशन पे आप एयर को इनकंप्रेसिबल फ्लूइड ट्रीट करोगे, ठीक है।
तो वो कंडीशन ये है कि जब मैक नंबर की वैल्यू आप 0.3 से कम लेते हो ना, तो उस केस में एयर को भी कैसा ट्रीट किया जाता है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड ट्रीट किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में भी आ सकता है कि एट व्हाट कंडीशन या एट विच कंडीशन एयर इज ट्रीटेड एज एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। एंड 4 ऑप्शन आपको मिलेगा और आपको ऑप्शन कौन सा चूज करना है, व्हेन द मैक नंबर इज लेस देन 0.3। ऐसा क्यों, इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्ली हम आपको नोट में लिखाएंगे ताकि इसको ध्यान रहे ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। वहां भी लेकिन रीजन यही होगा कि डेंसिटी का चेंज जो है ना वो 5% की तुलना में बहुत कम आ जाता है। दैट्स व्हाई हम लोग एयर को कैसा ट्रीट कर लेते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड ट्रीट कर लेते हैं। क्लियर है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब तो देखो ये हमने जो निकाला ना, ये जनरल बात की है। अभी जो कुछ भी हमने निकाला ये हमने सिर्फ जनरल बात की है कि देखो जनरल सिचुएशन है, जो एक सिंपल फ्लूइड लिया है उसकी बात की है। हमने कहीं पर भी फ्लूइड में ये नहीं बोला कि भाई मेरे पास जो फ्लूइड है वो गैस है कि लिक्विड है, ठीक है। लेकिन इन केस आपसे क्या कहा जाए, इन केस आपको कहा जाए कि आपके पास वर्किंग फ्लूइड में कौन सा फ्लूइड है, तो आपके पास जो फ्लूइड है वो है आइडियल गैस, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि अगर आइडियल गैस का सिचुएशन है तो आप ऐसा करो, ये बताओ कि आइडियल गैस की सिचुएशन में अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं उस गैस को, तो हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी मिलेगी वो कौन कौन सी होगी। तो अब देखिए आइडियल गैस पर अगर तुम कोई भी काम करते हो, कोई भी प्रोसेस, क्योंकि कंप्रेस करना होगा तो दबाना पड़ेगा, यानी कंप्रेशन करना पड़ेगा, तो एक कोई ना कोई प्रोसेस तो कर रहे हैं ना। तो आइडियल गैस पे जो प्रोसेस है वो करने का बहुत सारा तरीका है। तो उसमें कुछ तरीके में देखो उसको बाइफरकेट किया गया है। देखो सिविल के बच्चे हैं, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आइडियल गैस पे अगर तुम काम करना चाहते हो कितने तरीके से काम कर सकते हो। काम एक ही है कि भाई गैस को कंप्रेस करना है। आप ध्यान से देखो, हमने ये कहा कि आपको, ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने इस बार क्या भर दिया है, आपको हमने इस बार इस कंटेनर में भर दिया है आइडियल गैस। और आपको जो काम दिया गया है वो काम ये दिया गया है कि इस गैस को क्या करना है, कंप्रेस करना है, ठीक है। क्लियर है। तो आपको अगर इस गैस को कंप्रेस करना है तो आप इस गैस के ऊपर, इसके ऊपर क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है। अब आप प्रेशर अप्लाई करना चाहते हो और चाहते हो कि ये गैस कंप्रेस हो, दबे, तब ना कंप्रेसिबिलिटी निकलेगा। अब लेकिन आइडियल गैस कहता है कि मेरे ऊपर अगर तुम काम करोगे तो काम करने का अलग अलग प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है जिसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ये बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, या फिर इसी को हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कहते हैं। अब आप ये बताओ, आप कह रहे हो कि सर कंप्रेशन प्रोसेस कराइए, लेकिन एक ऐसे प्रोसेस में कराइए कि वॉल्यूम चेंज ना हो। बताओ कभी पॉसिबल है? लॉजिकली सोचो। हम कहते हैं कि तुम उसको कंप्रेस करना है, आप उस पर प्रेशर लगाओ, लेकिन वैसे इतना प्रेशर लगाओ कि चेंज ही ना हो वॉल्यूम। ये कोई बात है? तो कंप्रेशन कहां से पता चलेगी? दैट इज कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। मतलब पता ये चला कि आइसोकोरिक प्रोसेस में हम कंप्रेशन तो कर ही नहीं सकते हैं। दैट इज कि ये प्रोसेस हम इस प्रोसेस में नहीं करेंगे। कंप्रेशन को कभी भी आइसोकोरिक प्रोसेस में नहीं किया जा सकता है। तो पहला जो प्रोसेस था ये हो गया कि भाई इसमें काम नहीं हो सकता। अब आ गए हम किस पे? अब हम आ गए दूसरे प्रोसेस में, और दूसरे प्रोसेस का नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस, या फिर इस प्रोसेस को कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस इन विच द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। यानी कि अब हम कह रहे हैं कि देखो तुमको कंप्रेशन करना है, लेकिन इस तरीके से कंप्रेस करो कि इसका प्रेशर नहीं बदले। अब ये बताओ, गैस को दबाओगे तो लगातार उसका प्रेशर क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। हम कैसे कर सकते हैं? कंप्रेस भी कर रहे हैं, प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा, कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। तो पता चला कि ये भी पॉसिबल नहीं, इस प्रोसेस में भी हम कंप्रेशन नहीं कर सकते। अब तीसरा प्रोसेस आया कौन? तीसरा प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस,
ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस ये कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में लगातार शुरू से लेकर आखिरी तक टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब मुझे लगा कि देखिए दबाना है, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन अब ये है कि भाई टेम्परेचर चेंज ना हो, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो ऐसा कर सकते हैं। होता क्या है कि अगर तुम इस पिस्टन का मूवमेंट क्या कर दो, वेरी वेरी स्लोली कर दो, तो इसके अंदर गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दैट इज कि 1 घंटे में हम 1 mm पिस्टन को खसका दें, देखना उसके अंदर गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सडन कंप्रेस करने पर मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ता है, धीरे धीरे करोगे ना मॉलिक्यूलर कोलिजन नहीं बढ़ेगा और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो पता यह चला कि हाँ इस प्रोसेस में हम कंप्रेस कर सकते थे, और इस प्रोसेस के दौरान अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो उसमें जो कंप्रेसिबिलिटी मिलती है उसको कहा जाता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। उसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, and which is denoted by बीटा आइसोथर्मल, ठीक है। चलिए एक चीज पता चला कि गैस में आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कंप्रेस करेंगे और उसमें जो कंप्रेसिबिलिटी मिलेगी वो कहलाएगी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। अब नेक्स्ट वन आया आपको कौन? नेक्स्ट वन आया आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस ये कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसमें हीट इंटरेक्शन ना हो। मतलब ये है कि अंदर से बाहर कोई हीट ना जा सके और बाहर से अंदर कोई हीट ना आ सके। मतलब ये था कि हमने क्या किया, इस बार एक ऐसा कंटेनर बनाया जिसको बाहर से हमने परफेक्टली क्या कर दिया है, ये कंटेनर कैसा है, परफेक्टली इंसुलेटेड। हमने इसको परफेक्टली इंसुलेटेड कर दिया, बाहर से ऐसा इंसुलेशन डाल दिया कि बाहर से अंदर कोई हीट नहीं जा पा रही है और अंदर से बाहर कोई हीट नहीं आ पा रही है। और इसमें मेरा पिस्टन है और इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये मेरा पिस्टन मूव करके यहां आ जाएगा और देखो कंप्रेस होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे हाँ सर कंप्रेस कर सकते हैं, बाहर हीट ना जाना चाहिए तो हम बाहर से इंसुलेट कर चुके हैं, उसमें क्या दिक्कत है। दैट इज पता ये चला कि एडियाबेटिक प्रोसेस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो इस प्रोसेस के दौरान जो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी। इसको क्या कहा जाता है, एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय बीटा एडियाबेटिक, ठीक है। तो आपको पता यह चला कि आइडियल गैस में अगर हम कंप्रेशन करना चाहते हैं ना तो ये कंप्रेशन हम 2 प्रोसेस में कर सकते थे, आइदर आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइदर एडियाबेटिक प्रोसेस में। और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में कर रहे हैं तो जो कंप्रेसिबिलिटी मिलेगी वो बीटा एडियाबेटिक मिलेगी, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में करेंगे तो उसमें क्या मिलेगी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी मिलेगी। और इसी से आपको पता चला जब भी कभी क्वेश्चन में आपको लिखा हो एडियाबेटिक या आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, समझ जाओ तुम्हारा वर्किंग फ्लूइड क्या है, आइडियल गैस। ये तभी वैलिड होगा जब आपका वर्किंग फ्लूइड क्या होगा, आइडियल गैस होगा। क्लियर है। चलिए तो अब ये क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी मैंने केवल इतना डिस्कस किया कि देखो अगर वर्किंग फ्लूइड आइडियल गैस दे देंगे तो कंप्रेसिबिलिटी का नाम बदल जाएगा, लेकिन है वही चीज, निकालना भी वही है जो पहले बताया है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन बदल जाएगा कि हम लोगों को ये सिचुएशन को लेकर चलना पड़ेगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये सब फर्दर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कि देखिए हमने बीटा की वैल्यू देखी थी, तो बीटा के लिए जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ बीटा क्या होगा, देखो बीटा का फार्मूला क्या है, डीवी बाई वी इंटू डीपी, वॉल्यूम से वॉल्यूम कटेगा, 1 बाई प्रेशर बचेगा, यहां भी 1 बाई प्रेशर बचेगा। दैट इज की यूनिट क्या होती है, पास्कल इनवर्स या फिर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ऐसा यूनिट ऑफ बीटा जो होगी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, पास्कल इनवर्स होगी, ठीक है। क्लियर है। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। फर्दर अब जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग इसके आगे डिस्कशन करेंगे और इसको फाइंड आउट करना सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।